हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी संसार में। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 यानी 50 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं देखा तो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको आई बटन पे दिख रही होगी। अब बात करते हैं इस कहानी के पार्ट 2 की यानी 50 शेड्स डार्कर की। कहानी की शुरुआत होती है क्रिश्चियन के बचपन के एक डरावनी सपने से। उसके सपने में एक आदमी उस पर जुल्म कर रहा होता है। यही उस पर बीता हुआ अतीत है जो अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ एना अब सिएटल में एक पब्लिशिंग हाउस में नौकरी शुरू कर चुकी है। उसकी नई लाइफ कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन क्रिश्चियन अभी उसे भूला नहीं है। वो उसे रोज गुलदस्ते भेजता है, जैसे उसे ये जताना चाहता है कि वो अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। आना के ऑफिस में उसका बॉस जैक है, जो बाहर से प्रोफेशनल लेकिन अंदर से कुछ अजीब है। उसकी टीम में 18 महीनों में 3 लड़कियां जॉब छोड़ चुकी हैं। आना चौथी है। इससे साफ है कि जैक के अंदर कोई डार्क साइड जरूर है। एक दिन एना अपने दोस्त जोस के फोटो एग्जीबिशन में जाती है। वहां जाकर उसे बड़ा झटका लगता है। दीवारों पर सिर्फ उसी की तस्वीरें लगी होती हैं। वो चौंक जाती है, लेकिन जोस उसे समझाता है कि अगर पहले बताता तो शायद एना यहाँ नहीं आती। तभी एक महिला आती है और बताती है कि एना की सारी तस्वीरें किसी ने खरीद ली है। थोड़ी ही देर में वो कोई सामने आता है जो कि क्रिश्चियन ग्रे होता है। एना को देखकर वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे। इसके बाद वो एना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। पहले तो एना मना कर देती है, लेकिन क्रिश्चियन की जिद के आगे मान जाती है। डिनर पर क्रिश्चियन कहता है कि वो फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन इस बार बिना किसी शर्त के। कोई रूल्स नहीं, कोई छुपी बातें नहीं, तुम जैसी हो मंजूर है। एना थोड़ी नरम पड़ती है और मान जाती है। जब वो घर लौटती है तो एक रहस्यमयी लड़की उसे दूर से देख रही होती है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है। वो देर तक एना को घूरती है, जैसे उसके बारे में सब जानती हो। अगले दिन वही लड़की एना के रास्ते के सामने आती है। वो उसका नाम लेकर पुकारती है। एना हैरान होकर पूछती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या तुम मुझे जानती हो? एना अपने बॉस जैक के साथ एक बार में जाती है। एकदम सामान्य माहौल लगता है, लेकिन तभी वह क्रिश्चियन ग्रे भी पहुंच जाता है। वो बिना झिझक जैक से कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर बिना कुछ कहे और सुने वहां से चला जाता है। रास्ते में दोनों में बहस होती है। एना उसे टोकती है, तुम्हें जैक से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, वो मेरा बॉस है। क्रिश्चियन का जवाब होता है, वो मुझसे मेरी चीज छीनना चाहता है। इसके बाद दोनों थोड़ा सुलझते हैं, शॉपिंग करते हैं और आना के घर जाते हैं। वहाँ एक बार फिर एना खुद क्रिश्चियन को उकसाती है और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं, इस बार बिना किसी नियम के, सिर्फ एक दूसरे के लिए। अगली सुबह एना उसे $24,000 का एक चेक देती है जो क्रिश्चियन ने पहले दिया था, शायद गाड़ी या किसी खर्च के लिए। क्रिश्चियन उसे लेने से मना कर देता है, इसे तुम रख लो। लेकिन एना चेक फाड़ देती है, मैं इसे क्यों रखूं? कुछ देर बाद बिना बताए क्रिश्चियन अपनी असिस्टेंट से कहकर वो पैसा एना के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। एना चौंक जाती है, तुम्हें मेरे बैंक डिटेल्स कैसे पता चले? फिर दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ क्रिश्चियन उसे एक चैरिटी पार्टी में चलने का न्योता देता है। एना बताती है कि उसके पास ड्रेस नहीं है। इस पर क्रिश्चियन कहता है, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। तभी एक रहस्यमयी पल आता है। एना को वहीं वो लड़की फिर से दिखती है, वही जिसकी कलाई पर पट्टी बंधी होती है। आना घबरा जाती है, ये तो वही है जो ऑफिस के बाहर मुझे मिली थी, ये मेरा नाम जानती है। क्रिश्चियन उसे तुरंत वहां से ले जाता है। एना को यकीन हो जाता है क्रिश्चियन इस लड़की के बारे में कुछ छुपा रहा है। कार में एना उसे सीधे पूछती है, कौन है ये? क्रिश्चियन धीरे से जवाब देता है, उसका नाम लीला विलियम्स है। हमारे बीच 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ वो फिर भी मुझसे जुड़ी रहना चाहती थी। मैंने इनकार कर दिया। फिर उसका पति एक कार एक्सीडेंट में मर गया, वो टूट गई, खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। एना सन्न रह जाती है। उसे ये अभी पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है वो कंपनी भी अब क्रिश्चियन ने खरीद ली है। वो अब पूछती है, तुम मेरे बीएफ हो या बॉस? मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे पास आने ही नहीं देते। तभी सीन बदलता है। क्रिश्चियन एना को बेडरूम में ले जाता है, फिर अपनी बॉडी पर लिपस्टिक से लाइन खींचता है और कहता है, ये वो हिस्सा है जहाँ तुम टच नहीं कर सकती। एना चुपचाप देखती है, जैसे उसके दर्द को पहली बार समझ रही हो। इसके बाद दोनों एक भव्य चैरिटी पार्टी में जाते हैं जहाँ अमीर लोग चीजों पर बोली लगाकर पैसा दान करते हैं। क्रिश्चियन के साथ एक हफ्ते बिताने पर बोली लगती है। एना सबके सामने $24,000 की बोली लगाती है। वो जानती है कि क्रिश्चियन के पैसे नहीं लेना चाहती, इसलिए अपने दम पर उसे जीतना चाहती है। पार्टी के दौरान एना बाथरूम में जाती है जहां उसकी मुलाकात होती है एलेना से। यही वो औरत थी जिसने क्रिश्चियन को बीडीएसएम की दुनिया में पहली बार घसीटा था जब वो सिर्फ किशोर था। एलेना तंज कसती है, तुम क्रिश्चियन को समझ नहीं सकती। अगर तुम उसे प्यार करती हो तो उसे उसकी दुनिया में रहने दो, दूर हो जाओ। एना का जवाब साफ होता है, तुम हमारे रिश्ते को नहीं समझती और मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ।
वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एना क्रिश्चियन से कहती है कि वो जैक के साथ न्यूयॉर्क जा रही है। जैक ने उसे असिस्टेंट के तौर पर इनवाइट किया है। क्रिश्चियन तुरंत मना कर देता है, तुम जैक के साथ नहीं जाओगी, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। एना समझाती है कि क्रिश्चियन को जैक पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगले दिन जब एना जैक से न्यूयॉर्क न जाने की बात करती है, जैक अचानक गुस्से में आ जाता है और ऑफिस में उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एना किसी तरह खुद को बचाती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात क्रिश्चियन से होती है। वो रोती हुई सब बताती है, जैक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्रिश्चियन का खून खोल उठता है। वो फौरन जैक से निपटने निकल पड़ता है, लेकिन एना उसे रोक लेती है, प्लीज अभी नहीं। अगले सीन में पता चलता है जैक को नौकरी से निकाल दिया गया है और एना को उसकी जगह प्रमोट कर दिया गया है। वो चौंक जाती है, क्या ये सब क्रिश्चियन ने किया है? जब वो उससे पूछती है तो क्रिश्चियन कहता है, नहीं, ये तुमने खुद किया है, तुम्हारे टैलेंट और हिम्मत की वजह से। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? एना उसकी आंखों में देखती है। ये पहला मौका है जब वो क्रिश्चियन को एक प्रोटेक्टिव लवर की तरह देख रही थी, न कि डोमिनेटिंग मास्टर की तरह। एना धीमे स्वर में कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन खुद पर नहीं। क्रिश्चियन उसका हाथ पकड़ता है, तो तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, हर सुबह तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ। एना कुछ देर सोचती है, फिर मुस्कुराकर हामी भर देती है। अगले दिन एना ऑफिस से अपनी चीजें समेटने जाती है, तभी एक जाना पहचाना डर उसके सामने आ खड़ा होता है। लीला, हाथ में बंदूक, आंखों में पागलपन और दिल में टूटे हुए सपने। लीला कहती है, उसने मेरे साथ भी वक्त बिताया, पर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो उसे तुम्हारी तरफ खींचता है? एक दिन वो तुम्हें भी छोड़ देगा, ठीक मेरी तरह। लीला बंदूक एना की ओर तान देती है। टेंशन चरम पर होती है। तभी क्रिश्चियन वहां आता है। वो लीला को सामने धीरे से घुटने पर बैठाता है, बिल्कुल वही पोजीशन जिसमें एना लीला को बैठी देख चुकी थी। लीला, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ, बंदूक मुझे दे दो। लीला उसकी बात मान लेती है जैसे वो उसकी आज्ञा की गुलाम हो। पर एना ये सब देखकर हिल जाती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। घर नहीं जाती, सोचती है और भाग जाती है। 3 घंटे बाद जब एना वापस आती है, क्रिश्चियन दरवाजे पर उसका इंतजार करता मिलता है। मैं 3 घंटे से परेशान हूँ, तुम कहाँ चली गई थी? एना फट पड़ती है, तुम्हारे शौक मुझे समझ नहीं आते क्रिश्चियन। क्या तुम्हें सच में औरतों को दर्द देना अच्छा लगता है? क्रिश्चियन धीमे स्वर में सिर झुकाकर कहता है, हाँ, खासकर जो तुम्हारी तरह दिखती है। एना कुछ पल के लिए शांत होती है, फिर पूछती है, मेरे जैसी है तुम्हारी माँ जैसी? क्रिश्चियन का जवाब आता है, हाँ। एना गुस्से में जाने लगती है, तभी क्रिश्चियन ठीक उसी पोज में उसके सामने बैठ जाता है जैसे लीला उसके सामने बैठी थी। एना की आंखें भर जाती है। वो क्रिश्चियन के पास बैठ जाती है। क्रिश्चियन उसके हाथ को अपने दिल पर रखता है और कहता है, जब तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये सब खत्म कर दूंगा। यह पहला मौका था जब क्रिश्चियन ने किसी को अपने दिल को छूने दिया था। वो कहता है, मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझ पर भरोसा करो एना। एना की आंखों में आंसू बहते हैं और उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। अगले दिन क्रिश्चियन एना को रुकता है, थोड़ा घबराया, थोड़ा बेचैन, और फिर कहता है, मैं दूसरों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एना मुस्कुराकर कहती है, तुम इतने भी अलग नहीं हो। लेकिन वो शादी के लिए जवाब नहीं देती, बस एक रहस्य छोड़ देती है। अब क्रिश्चियन को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है। एना जाते जाते पहले ही उसे एक छोटा सा गिफ्ट थमाती है। क्रिश्चियन रवाना हो जाता है अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में। लेकिन तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, क्रिश्चियन ग्रे का हेलीकॉप्टर क्रैश। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। एना, ग्रे की माँ, भाई सब टूट जाते हैं। पर कुछ घंटों बाद खबर मिलती है, क्रिश्चियन और उसका असिस्टेंट सही सलामत है। क्रिश्चियन जब घर लौटता है, एना दौड़कर उसे गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोती है, मैंने तुम्हें खो दिया था मगर पाया भी। शादी का जवाब। लव लेटर के अंदाज में डिनर के बाद क्रिश्चियन पूछता है, क्या तुमने अपना गिफ्ट मुझे दिया था? एना इशारा करती है। क्रिश्चियन बॉक्स खोलता है, अंदर एक चाबी और नोट होता है, यस आई विल मैरी यू। क्रिश्चियन की आंखें भर जाती हैं। वो एना को गले लगाता है और कहता है, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। बर्थडे पार्टी और एलिना की आखिरी चाल। क्रिश्चियन की बर्थडे पार्टी में सब इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर वो सबके सामने शादी का ऐलान करता है। एलिना, जो कभी क्रिश्चियन की पहली पार्टनर थी, अब किलमिला उठती है। वो एना को एकांत में ले जाकर कहती है, तुम मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही हो। लेकिन तभी क्रिश्चियन की माँ वहाँ जाती है और एलिना को जोरदार थप्पड़ मारती है, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर रहो। प्रपोजल। घुटनों पर बैठा अलग, लड़का बाहर गार्डन में। सबके सामने क्रिश्चियन घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ में रिंग, आंखों में प्यार। एना स्टील, विल यू मैरी मी? एना की आंखें भर जाती हैं, यस 1000 टाइम्स। कहानी के अंत में हमें एक और चेहरा दिखता है, जैक, जो अब बर्बाद हो चुका है, मगर उसकी आंखों में बदले की आग है। कैमरा उसकी आंखों के क्लोजअप पर रुकता है और स्क्रीन काली हो जाती है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन जैक की नजरें कहती है, ये अंत नहीं है। दोस्तों, क्या आपको इस कहानी का पार्ट 3 यानी 50 शेड्स ऑफ रेड भी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।